नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनमें से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम ज्वार भाटा किसे कहते हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उनके प्रकार और उनके समय के बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण या फिर सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल से महासागरीय जल का नियतकालीन, एक निश्चित समय में नियतकालीन ऊपर चढ़ना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल से महासागरीय भागों का जो जल होता है, वो आकर्षण बल के कारण जैसे ही वो पानी या जल तट की ओर बढ़ता है या स्तर भाग की ओर ऊपर उठता है तो उसे कहते हैं ज्वार, और वापस वो नीचे गिरता है, समुद्र की सतह की तरफ जाता है तो उसे कहा जाता है भाटा कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है वो अधिकतर छोटे छोटे जो कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, नंबर 2 सूर्य की आकर्षण शक्ति, और नंबर 3 चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो उनमें से सही आंसर अपना आएगा ए, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। और अब अगर कोई डीपली प्रश्न अगर उठाया जा सकता है तो वो प्रश्न बनता है यहाँ से, जिसे हम आगे देखते हैं कि सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के साथ साथ ही एक और भी बल होता है जो ज्वार की उत्पत्ति का कारण बनता है। वो क्या है, देखते हैं। सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल तथा पृथ्वी का अपकेंद्री बल, दो कारण बताए इसमें। सूर्य व चंद्रमा ये तो एक हो गया, इनका समूह से एक साथ इनका बल लगता है, या आकर्षण बल होता है, और दूसरा है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। दोनों मिलकर ज्वार भाटा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखना कि जिस तरफ सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है उस तरफ पृथ्वी का अपकेंद्री बल नहीं लगता है। जिस तरफ सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से ज्वार की उत्पत्ति होती है तो उसके विपरीत वाले भाग में पृथ्वी का अपकेंद्री बल लगता है। जैसे इधर देखते हैं, ये वाला एक डायग्राम है। इस डायग्राम बताया गया है, ये वाला पृथ्वी वाला भाग है और ये जो अंदर जो भाग है वो एक पानी वाला भाग है, जिसे हम कह सकते हैं समुद्र सागर या महासागर, है ना। इधर चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों के आकर्षण बल के कारण जब पृथ्वी का जो भाग है वो सूर्य और चंद्रमा के सामने वाला भाग होता है, उस तरफ जो ज्वार आता है वो आता है प्रत्यक्ष ज्वार आता है, और उसकी उत्पत्ति का कारण क्या बनता है, आकर्षण बल या अभिकेंद्री बल। आकर्षण बल, अभिकेंद्री बल किसका लग रहा है, ये आकर्षण बल चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल लगता है, मतलब वो इनको अपनी ओर खींच रहे हैं। यहां से पानी क्या होता है, इस प्रकार से इस तरफ खींचा चला जाता है। ठीक है, और जब इस तरफ ज्वार आता है तो उसी समय उसके विपरीत दिशा में अप्रत्यक्ष ज्वार आता है, जिसके लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है, अपकेंद्री बल। आपको बताया था कि दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो होता है अपकेंद्री बल और एक होता है अभिकेंद्री बल। अपकेंद्री बल जो कि केंद्र की ओर, अपकेंद्री बल जो केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है ना, और अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये तो था अभिकेंद्रीय बल या आकर्षण बल, जो कि सूर्य व चंद्रमा इनको पानी को अपनी ओर खींच रहे थे, है ना, जो मतलब पानी ऊपर उठ रहा था। और एक जो कारण था दूसरा, इसके विपरीत दिशा में जो ज्वार आता है वो आता है अप्रत्यक्ष ज्वार, और वो किस कारण से आता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। यहाँ पर पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल लगता है कि जब इस तरफ सूर्य और चंद्रमा के
सूर्य चंद्रमा जिस दिशा में होते हैं उसके सामने वाला जो पृथ्वी का जो भाग होता है, उस भाग पर जिस समय प्रत्यक्ष ज्वार आता है, प्रत्यक्ष, उसी समय इसके विपरीत वाले स्थान पर भी एक ज्वार आता है, वो आता है अप्रत्यक्ष ज्वार। और प्रत्यक्ष ज्वार जो आता है उसका जो उत्तरदायी जो कारण होता है वो होता है आकर्षण बल। और किसका लगता है? सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल लगता है। और विपरीत दिशा में जो बल लगता है वो लगता है अभिकेंद्रीय बल, जो पृथ्वी का, यहां पर ये दोनों तरफ अभिकेंद्रीय हो गया है, इस जगह पर ये आएगा अपना अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। इधर तो अभिकेंद्रीय और इस जगह पे जो लगेगा वो है अपकेंद्रीय बल, जो किसका लग रहा है? पृथ्वी का लग रहा है ना। उसके बाद वापस आगे देखते हैं ऊपर। तो हमने भी क्या देखा कि चंद्रमा के सम्मुख पृथ्वी पर जो ज्वार आता है वो उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, मतलब आकर्षण बल है ना। और जो आता है वो कौन सा ज्वार आता है? प्रत्यक्ष ज्वार आता है, प्रत्यक्ष। और जबकि विपरीत भाग पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है और उससे ज्वार की उत्पत्ति होती है, वो कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष ज्वार की, अप्रत्यक्ष ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब इसमें आता है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, हाई टाइड एंड लो टाइड, कि महासागरीय भागों में ज्वार के कारण सागरीय जल का तट की ओर बढ़ना या सागरीय जल तट की ओर बढ़ता है ना। महासागरीय भागों में ज्वार के कारण, महासागरीय भागों में ज्वार के कारण सागरीय जल तट की ओर बढ़ता है, जिसे क्या कहते हैं? उच्च ज्वार कहते हैं। कि ज्वार के कारण समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है कि तट की ओर बढ़ता है, किनारों की ओर बढ़ता है, तो उसे तो कहते हैं उच्च ज्वार। तथा भाटे के कारण, जब भाटे की स्थिति उत्पन्न होती है तब क्या होता है? वो जो पानी होता है वो वापस समुद्र की तरफ लौट जाता है। तो भाटे के कारण जब सागरीय जल समुद्र की ओर नीचे की तरफ गिरता है, जिसे निम्न ज्वार कहते हैं। वो की वही परिभाषा है, समुद्र का जल का ऊपर उठना उच्च ज्वार या ज्वार कहलाता है, और ऊपर नीचे गिरना भाटा या निम्न ज्वार कहलाता है। अर्थात समुद्री जल का उच्चतम तल हाई टाइड या उच्च ज्वार, तथा समुद्री जल का निम्नतम तल जो नीचे वाला भाग होता है, काफी जितना पानी ऊपर नीचे गिरता है वो वाला भाग निम्न ज्वार या लो टाइड कहलाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। औसत माध्य समुद्र तल। औसत माध्य समुद्र तल क्या होता है कि उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच की ऊंचाई को, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है जब पानी जितना ज्यादा ऊपर उठता है वहां से और जितना वापस नीचे की तरफ जाता है, उनके बीच की जो ऊंचाई होती है उसे औसत माध्य समुद्र तल कहा जाता है या कहलाता है। जैसे माना कि इधर देखिए, इधर वाला पानी वाला भाग है,
ये यहाँ पर समुद्र की एक सतह बनी हुई है। यहाँ से पानी ज्वार की स्थिति में ऊपर उठा और वो पानी ऊपर उठकर कहाँ चला गया, इस जगह से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, काफी ज्यादा, यहाँ से अधिकतम ऊंचाई, इस ऊंचाई को तय कर लिया है। जब वापस पानी नीचे समुद्र तरफ गिरा भाटे के कारण, जब वापस पानी नीचे गिरा तो वो यहां से वापस इस जगह तक पहुंच गया, नीचे वापस गिर गया। तो अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम नीचाई के बीच का जो भाग होता है, बीच की जो ऊंचाई होती है, वो कहलाता है औसत माध्य समुद्र तल। फिर भारत में चेन्नई में समुद्र तट से, या चेन्नई में जो समुद्र तट है, चेन्नई का जो समुद्र तट है, उस समुद्र तट से औसत माध्य समुद्र तल की या औसत माध्य समुद्र तल का निर्धारण किया जाता है। विश्व में अलग अलग स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई व निचाई में अंतर पाया जाता है। क्या बताया कि विश्व में या विश्व के अलग अलग स्थानों पर ज्वार भाटे की ऊंचाई व निचाई में अंतर पाया जाता है। जिसका कारण क्या बताया, उनकी क्या कारण है, तो पहला कारण बताया महासागरीय भागों की गहराई में अंतर, कि सभी जगह पर या फिर सभी स्थानों पर महासागरीय भागों की गहराई एक जैसी नहीं होती है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा, इस प्रकार की गहराई में अंतर देखने को मिलता है। साथ ही साथ तटीय भिन्न आकृति, जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनकी आकृति भी अलग अलग होती है, जैसे खाड़ी वाला क्षेत्र और कोई सपाट वाला क्षेत्र, इस प्रकार से ना। और दूसरा अगला क्या कारण बताया, बंद व खुले सागर। बंद व खुले सागर ये भी ज्वार भाटे की ऊंचाई व निचाई के कारण बनते हैं। अगर कोई, जैसे कि खुले व बंद सागर में क्या हो जाता है, खुले सागर जो स्थल भाग से घिरे हुए नहीं होते हैं, और जो स्थल भाग से घिरे होते हैं उसे बंद सागर कहा जाता है। उसके बाद में क्या बताया गया है, नोट करके विशेषता बता रखी है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस जगह आता है, फंडी की खाड़ी। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, और ये किस जगह पर है, अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में। और अगर देश की बात की जाए तो वह है कनाडा के पश्चिम वाले भाग में एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी खाड़ी। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी खाड़ी कनाडा के पूर्वी तट, हाँ, कनाडा का पूर्वी तट पर उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर है ना, वहां पर क्या होता है, कितनी ऊंचाई तक आता है, लगभग 15 से 16 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। क्योंकि खाड़ी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि तीनों ओर से वो स्थल भाग से घेरा होता है, तो पानी अंदर ही चला जाता है। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में आता है, और वो कहाँ है, कनाडा के पूर्वी तट पर है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और वहां पर लगभग 15 से 16 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। उसके बाद विश्व का सर्वाधिक ज्वारी परिसर टाइडल रेंज कहाँ है, फंडी खाड़ी में पाया जाता है। ज्वारी परिसर का मतलब सर्वाधिक ऊंचाई और निचाई में जो अंतर आता है उसकी बात की गई है, तो वो भी कहाँ है, फंडी की खाड़ी में है। कि विश्व में सर्वाधिक ज्वारी परिसर पाया जाता है, ऑप्शन में आ जाता है बंगाली खाड़ी, खंबाती खाड़ी, फंडी खाड़ी और अरब सागर, इस प्रकार से कोई ऑप्शन दिया जाता है। तो उसमें आपको सही कौन सा करना है, फंडी खाड़ी को राइट करना है। उसके बाद जब महासागरीय भागों में उच्च ज्वार की स्थिति में समुद्र का जल नदियों के मार्ग में स्थल की ओर बढ़ता जाता है। क्या बात की गई इसमें, जब महासागरीय भागों में जब ज्वार भाटा आता है तो उसमें जो उच्च ज्वार होता है, जब ज्वार की स्थिति में पानी जब ऊपर उठता है तो उस स्थिति में कि समुद्र की तरफ जो नदियां आती है, तो उस नदियों में जो पानी आता है, उस नदियों के रास्ते में या उनके मार्ग में जो उच्च ज्वार पानी होता है समुद्र का, वो पानी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तो क्या बताया, जब महासागरीय भाग में
उच्च ज्वार की स्थिति में समुद्र का जल नदियों के मार्ग में स्थल की ओर बढ़ता जाता है, जिससे नदी में एक भित्ति का विकास होता है, जिससे नदी में एक भित्ति का विकास होता है, जिसे ज्वारी भित्ति कहा जाता है। कैसे देखते हैं हम। जैसे भारत में मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में से होकर बहती है और वो खंबाती खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है और वो इधर दो पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बीच में से होकर निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नीचे सतपुड़ा श्रेणी, इन दोनों के बीच में से होकर बहती है। जैसे माना कि इस प्रकार से ये बहकर जा रही है। जैसे ये जाती है और इधर से जैसे ही ज्वार की उत्पत्ति होती है, उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है, और उच्च ज्वार की उत्पत्ति होने के कारण क्या होता है, इधर से जो पानी जो है समुद्र का वो जाता है और आगे जाकर इसमें यहां तक आगे जाकर क्या हो जाता है, एक भित्ति का निर्माण कर देता है। इधर से वापस पानी आ रहा था, इधर से इस नदी का पानी आ रहा था और इधर से वापस क्या हो गया, समुद्र का जब ज्वार की उत्पत्ति हुई थी तो ज्वार की उत्पत्ति के कारण समुद्र का पानी नदी के मार्ग में चला जाता है। मार्ग में जाने के बाद दोनों का, समुद्र वाला पानी और नदी का पानी दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहां पर मिलने से एक भित्ति का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं ज्वारी भित्ति। ज्वारी भित्ति, ज्वारी भित्ति कहते हैं। ठीक है। ये अपने नर्मदा नदी का उदाहरण है एक अपने भारत के अंदर। और एक ब्रिटेन की बात की है कि ब्रिटेन में ईगर ज्वारी भित्ति, क्या नाम है, ईगर ज्वारी भित्ति। ब्रिटेन के अंदर ईगर ज्वारी भित्ति जो कि टेंट नदी में है। इस प्रकार स्थिति ब्रिटेन में भी ईगर ज्वारी भित्ति है, मतलब टेंट नदी के अंदर भी इस प्रकार का समुद्र का जल होता है, वो उस नदी के मार्ग में चला जाता है और वहां पर आगे जाकर उस नदी में बीच में एक भित्ति का निर्माण कर देता है, उसे कहा जाता है ईगर ज्वारी भित्ति। और अपने भारत की जो बात की गई थी, तो भारत में जो नर्मदा नदी में जो ज्वारी भित्ति का निर्माण होता है और पानी जो समुद्र का जो पानी अंदर जाता है वो कितनी किलोमीटर दूरी तक जाता है, तो वो बता रखा इसमें 27 किलोमीटर, लगभग 27 किलोमीटर यहां से यहां तक 27 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आगे पानी उसमें चला जाता है, अंदर तक उच्च ज्वार का जल पहुंच जाता है। उसके बाद में देखते हैं समज्वार रेखा। समज्वार मतलब एक समान समय में ज्वार वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींच जाने वाली रेखा को समज्वार रेखा कहा जाता है। क्या है, एक समान समय में ज्वार वाले स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली रेखा समज्वार रेखा कहलाती है। ठीक है। जैसे किसी बंगाली अरब सागर वाले क्षेत्र में जो कुछ तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पर एक समय में कहां पर समान या उस एक समय निश्चित समय में, जैसे एक ही समय के अंदर कहां पर ज्वार आया, उस ज्वार को मिलाकर एक रेखा दी जाती है, उसे कहते हैं समज्वार रेखा। मतलब समान समय में, एक ही समय में। उसके बाद ज्वार भाटे की उत्पत्ति के कारण, कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति किन किन कारणों से होती है, तो उनके बारे में देखते हैं हम। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण है, जिसमें एक तो है प्रत्यक्ष कारण और एक होता है अप्रत्यक्ष कारण।
जो प्रत्यक्ष जो कारण है उसमें हमने देखा था, एक डायग्राम के माध्यम से हमने देखा था जिसमें बताया था कि उस तरह सूर्य और चंद्रमा का भाग था। जो प्रत्यक्ष ज्वार आता है तो प्रत्यक्ष कारण में वो होता है सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल। सूर्य व चंद्रमा का जब आकर्षण बल लगता है उस समय जो ज्वार आता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्वार, और वो कारण कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कारण होता है। और दूसरा अभिकेंद्री बल भी लगता है। इन दोनों का जो बल का जो अनुपात लगता है वो अनुपात है, चंद्रमा और सूर्य का जो अनुपात है वो है 11:10। यहां से भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रत्यक्ष ज्वार में सूर्य की तुलना में चंद्रमा का बल लगता है बराबर 2 गुना, 2.5 गुना या 3 गुना। तो उसमें से आपको क्या करना है? इसको 2.5 गुना करना है। ढाई गुना बल इसका लगता है, मतलब 2 से ज्यादा लगता है, 5, 10, 10 से ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जितना बड़ा पिंड होगा उसका उतना ही ज्यादा आकर्षण बल होता है। लेकिन इसमें क्या है कि वैसे हम देखें तो सूर्य जो है वो चंद्रमा से कई गुना बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरी पर सूर्य होने की वजह से सूर्य का जो आकर्षण बल है वो कम लगता है और चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा लगता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से काफी नजदीक है। और इधर जो लगता है अप्रत्यक्ष जो कारण होता है वो है पृथ्वी पर लगने वाला अपकेंद्री बल। जो पृथ्वी का जो अपकेंद्री बल होता है वो उसका अप्रत्यक्ष कारण होता है। अब यहां देखिए, कितना अधिक बल लगता है। जो इसमें बताया है कि प्रत्यक्ष ज्वार के लिए चंद्रमा का बल सूर्य के बल से 2.17 गुना अधिक लगता है, मतलब 2 से ज्यादा है ना, 2.17 गुना अधिक लगता है। फिर आगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो एक चक्र पूरा करती है, 24 घंटे में पूरा करती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। चंद्रमा की घूर्णन गति व परिक्रमण दोनों गतियां समान है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो तो है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूमती है उसमें उनको लगभग 24 घंटे लगते हैं, और परिक्रमण गति में उनको समय 365 दिन लगते हैं, लगभग 365 दिन लगते हैं, जिससे वर्ष का निर्धारण होता है। लेकिन जो चंद्रमा जो है उनकी घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों ही बराबर है। उसमें समय लगता है वो क्या है? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.5 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 27.5 दिन लगते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या बताई गई है? चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको ध्यान रखना कि चंद्रमा की जो घूर्णन गति है, जो चंद्रमा जो अपनी जगह पर ऐसे घूमता है ना, उसकी गति का जो पृथ्वी पर ज्वार आता है समुद्र में, उसके ऊपर उसके समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ज्वार के समय की बात करते हैं। पृथ्वी 24 घंटे या 24 घंटे में घूर्णन गति करते हुए एक चक्र पूरा करती है। अतः पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे मतलब 2 ज्वार आते हैं। 24 घंटे में 2 ज्वार आने चाहिए ना, जिनके बीच 12 घंटे का समय अंतर होना चाहिए। लेकिन एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 26 मिनट की देरी से आता है, 26 मिनट की देरी से आता है, तथा 12 घंटे 26 मिनट समय अंतराल पर आता है। जैसे माना कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस भाग पर 12 बजे अगर ज्वार आ रहा है
तो वो उसके आगे वाले इस वाले भाग पर वापस जो प्रत्यक्ष ज्वार आएगा, ठीक है, उसमें वापस इसी जगह पर जो वापस ज्वार आएगा, इसी जगह पर उसमें वापस कितने समय का अंतर आएगा? बारह 12 घंटे के अंदर पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दो ज्वार आते हैं, ए और बी। जब इस जगह पर पृथ्वी पर ज्वार आया था तो वो 12 बजे आ रहा था, तो आगे वाले भाग पर 12 बजे आना चाहिए था, लेकिन 12 बजे नहीं आता है और 26 मिनट के अंतराल पर आता है। तो वो आगे वाला कब आएगा? 12:26 पर आएगा, ठीक है। जिसका कारण क्या है? जिसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ साथ चंद्रमा की परिक्रमण गति भी उसका कारण है। एक प्रश्न है, उसको देखते हैं हम आगे। यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण गति दोनों गतियों को दुगुना कर दिया जाए, क्या बताया इसमें? यदि चंद्रमा की घूर्णन व परिक्रमण दोनों गतियों को दुगुना कर दिया जाए तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आएगा? एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आएगा? और क्या पूछा है इसमें? चंद्रमा की घूर्णन गति वो परिक्रमण गति दोनों को दुगुना कर दिया जाए, जिसमें घूर्णन गति का तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और परिक्रमण गति गति का जो प्रभाव होता है वो होता है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके सामने ये है एम चंद्रमा मून, इसके सामने वाले भाग पर जैसे ये क्या भाग है, इस जगह पर ये ज्वार आता है, उस समय ये पृथ्वी अपनी जगह पर वापस घूमकर आती है, 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है, ठीक है। 24 घंटे पूरा करती है और चंद्रमा का जो परिक्रमण जो काल है वो 24 घंटे में जैसे वापस यहाँ तक आती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए 24 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, और उसमें समय लगता है, इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को पार करने में इनको 52 मिनट का समय लगता है, लेकिन इसमें क्या कहा कि परिक्रमण गति को दुगुना कर दिया जाए, कि पृथ्वी की जो गति है वो तो सेम है कि वो अपना चक्र 24 घंटे में ही पूरा कर रही थी, लेकिन जो चंद्रमा जो है वो इस गति के साथ साथ जो अपना पथ जो निर्धारित कर रहा था, वो परिक्रमा कर रहा था, वो जितना 24 घंटे में पृथ्वी अपनी जगह पर घूम के आ रहे थे, उतना 24 घंटे के अंदर ये चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा था। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको समय कितना लग रहा था? 52 मिनट का समय लगा था। अब इसमें कहा कि चंद्रमा की गति को दुगुना कर दिया जाए, मतलब चंद्रमा 24 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा था, तो चंद्रमा क्या करेगा? 24 घंटे में 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, है ना। तो यहाँ से वापस ये कहाँ चला जाएगा? इस जगह पर चला जाएगा, मतलब 24 घंटे में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में इसको 52 मिनट लग रहे थे। और अब क्या करेगा? इसकी गति को दुगनी कर दी जाए, परिक्रमण गति को, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के बजाय यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा, और उसमें कितना समय, डबल दूरी तय करेगा, उसमें समय कितना लगेगा? 52 और 52 कितने हो गए? यहाँ से यहाँ तक का समय लगेगा, वो लगेगा 104 मिनट, 104 मिनट लगेंगे। और पृथ्वी पर जो दैनिक ज्वार आता है वो कितने, प्रत्येक ज्वार जो आता है वो कितने समय पर आता है? तो इनको आप आधा कर दीजिए और 104 का आधा हो जाएगा 52 मिनट, और इसका आंसर सही हो जाएगा, 52 मिनट सही हो जाएगा। आइए सुन, एक बार इसको वापस देखते हैं।
ये है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को यहाँ से इधर घूमते हुए अपनी जगह पर घूमने में इनको 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। जब 24 घंटे का समय लगता है उस समय चंद्रमा इस जगह पर ये इस जगह पर आता है प्रत्यक्ष ज्वार आता है इस जगह पर। जब ये पृथ्वी अपनी जगह पर 24 घंटे के अंदर अपनी जगह पर घूमकर वापस आती है तो चंद्रमा इस समय में, जब चंद्रमा की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस समय वो उनका जो परिक्रमण जो काल होता है वो काल है, मतलब यहाँ तक का है, उस भाग को एक दूरी तय करता है। यहाँ से यहाँ तक चंद्रमा पहुँचता है तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पृथ्वी तो यहाँ से, क्योंकि घूर्णन गति, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे में पूरी करती है, तो इस का बिंदु से पृथ्वी घूमना शुरू हुई, वापस 24 घंटे के अंदर अपनी जगह वापस पहुंच गई थी। और चंद्रमा जो है वो अपनी जगह पर घूमता घूमता पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो 24 घंटे के अंदर चंद्रमा यहाँ से केवल यहाँ तक ही पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक ही दूरी तय की, जिसमें कितना समय लगा इसको, 52 मिनट का समय लगा, ठीक है। ये तो इसकी चंद्रमा की परिक्रमण गति में कोई बदलाव नहीं था उस समय। उस समय की बात करें तो पृथ्वी पर जो प्रत्यक्ष ज्वार आता है उस ज्वार में कितने समय का अंतराल है, तो वो आ जाएगा 52 मिनट जो है उसका हम आधा कर दें, क्योंकि पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं, है ना। तो वो आ जाए, इसका आधा हो जाएगा, 52 का आधा हो जाएगा 26 मिनट। इसीलिए हमने देखा था कि पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 ज्वार आते हैं और 2 ज्वार, दूसरा ज्वार आता है उसमें 26 मिनट का समय लगता है। तो ये कुल ज्वार का समय है वो 52 मिनट है, उसका आधा कर देंगे 26 मिनट हो जाएगा। और लेकिन इसमें क्या कहा कि उसकी गति को दुगना कर दिया जाए, कि जब वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा था, अब जैसे इसकी गति को दुगना कर दिया, वो स्पीड से चलेगा तो इसकी डबल दूरी तय करेगा और ये चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, जिसमें उसका समय क्या लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। और समय का कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 52 मतलब 104 मिनट, ठीक है। तो 24 घंटे में पृथ्वी की गति वही है, 24 घंटे ही है, 24 घंटे अपने जगह पर वो घूमेगी, लेकिन चंद्रमा की गति जो परिक्रमण गति है वो अगर डबल हो जाती है तब ज्वार कितने समय में आता है, तो वो समय आता है 104 बताया गया है। लेकिन एक जगह पर पृथ्वी पर 12 घंटे में, मतलब 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, तो उसका आधा हो जाएगा वापस, 2 ज्वार का 104 का आधा कर देंगे तो अपना आ जाएगा 52 मिनट। तो इसमें आपका 52 मिनट सही आंसर आएगा। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है, कि यदि चंद्रमा की परिक्रमण गति आधी रह जाए, वहां पर तो डबल कर दी थी और यहां पर आधी रह जाए, तो एक के बाद दूसरा ज्वार कितनी देरी से आएगा। तो हम देखते हैं इसमें वापस, यह पृथ्वी है जिसको चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है, चंद्रमा है, इसके सामने वाले भाग में जो प्रत्यक्ष ज्वार आता है उसमें यहां से यहां तक की जो दूरी तय कर रहा था, अपने जो परिक्रमण जो पथ तय कर रहा था 24 घंटे के अंदर, जब पृथ्वी जिस समय में दूरी तय कर रही थी उतने समय में ये यहां से यहां पहुंच रहा था, और कितनी दूरी जो दूरी तय कर रहा था उसमें कितना समय लग रहा था, 52 मिनट का समय लग रहा था। तब जब चंद्रमा की परिक्रमण गति में कोई परिवर्तन नहीं था, है ना, उस समय की बात है। और अब यहां पर कहा गया है कि उसकी गति को आधी कर दी जाए, मतलब अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति आधी कर दी जाए, तो वो क्या है कि 2 की जगह 1 किलोमीटर चलेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, यहां से वो यहां तक ही पहुंचेगा, ज्यादा नहीं जा पाएगा, यहां तक ही पहुंचेगा। तो उसकी जो दूरी है
सॉरी ये अंतर जो है वो समय इसका आधा रह जाएगा और यहाँ पर 2 ये 26 रह जाएगा यहाँ पर। 26 मिनट 26 मिनट रह जाएगा। 26 में मतलब पृथ्वी पर 26 मिनट की देरी से ज्वार आ रहा था, लेकिन उसमें चंद्रमा की दूरी को, चंद्रमा की जो परिक्रमण जो गति है उसको अगर आधा कर दिया जाए तब वो उसमें 2 का भाग लगाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के हर जगह पर 2 ज्वार आते हैं, दिन में 2 ज्वार आते हैं, तो उसका 13 मिनट हो जाएगा। तो 13 मिनट की दूरी के बाद दूसरा ज्वार आएगा। उसके बाद चंद्रमा की परिक्रमण गति जिस अनुपात में बढ़ती है उसी अनुपात में समय भी बढ़ता है। जिस अनुपात में चंद्रमा की परिक्रमण गति घटती है समय भी उसी अनुपात में घटता है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर ज्वार के समय में उसी अनुपात में कमी आती है, तथा पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर ज्वार के समय में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। उसके बाद ज्वार के प्रकार, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। इसमें क्या बताया, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में होते हैं 180 डिग्री के कोण पर, तो उसे शिजिगी या योग की अवस्था कहा जाता है या स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य व चंद्रमा दोनों का बल एक साथ लगता है, क्योंकि पृथ्वी यहाँ है, सूर्य दोनों का दोनों का बल साथ में लगता है, जिससे सामान्य जो ज्वार आता है उसे 20% उच्च ज्वार आता है, 20% और ज़्यादा ऊंचा ज्वार आता है, जिसे दीर्घ ज्वार कहा जाता है। यह प्रति मास या प्रति महीने में 2 बार आता है, एक महीने में 2 बार आता है। कब कब आता है, एक तो अमावस्या को और दूसरा पूर्णिमा को आता है। सिजगी की स्थितियां, ये जो है ना सिजगी की स्थितियां क्या होती है, 2 स्थितियां होती है, एक तो होती है युति और दूसरी होती है वियुति। युति यह अमावस्या को होती है, जिससे चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के मध्य होता है, जिससे चंद्रमा जो होता है वो सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। मतलब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस स्थिति को कहते हैं युति। उसके बाद वियुति, और इस समय क्या होता है, इस समय सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश चंद्रमा पर जाता है और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देता है, तो उससे वो सूर्य ग्रहण की स्थिति मानी जाती है। और वियुति यह पूर्णिमा को होता है, जिसमें पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में होती है। ये पृथ्वी जो होती है वो यही जगह पर चली जाती है, क्या, कैसे, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये स्थिति बनती है, जिसमें पृथ्वी जो होती है वो सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसे कहते हैं वियुति। इस समय क्या होता है, इस समय चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश पृथ्वी पर जाता है, चंद्रमा पर जाता ही नहीं है, तो पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। उसके बाद प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा को दीर्घ ज्वार आता है। ये ध्यान रखें कि दीर्घ ज्वार कब आता है, तो प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। लघु ज्वार, जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा तीनों समकोण बनाते हैं, समकोणी स्थिति बनाते हैं, 90 डिग्री में हो, तब चंद्रमा का बल
बढ़ जाता है, जिससे सामान्य से 20% नीचे ज्वार आता है, जो प्रत्येक मास को 2 बार आता है। कब कब? शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, या प्रथम व तृतीय चतुर्थांश को यह स्थिति आती है। नोट, एक दीर्घ ज्वार के बाद लघु ज्वार, जब एक दीर्घ ज्वार आता है उसके बाद जो लघु ज्वार आता है वो आता है 7 दिन बाद लघु ज्वार आता है, और एक दीर्घ ज्वार के बाद दूसरा जो दीर्घ ज्वार आता है वो 14 दिन बाद आता है, और एक लघु ज्वार के बाद दूसरा लघु ज्वार आता है वो भी 14 दिन के बाद ही आता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसका आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।